हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से स्कॉलर्स स्टडी अड्डा में। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट नोट्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? Before we discuss the mechanism by which organism reproduce, let us ask a more basic question. Why do organism reproduce? उसने कहा है सबसे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो चैप्टर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिप्रोडक्शन क्यों होता है। वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? रिप्रोडक्शन करने की क्या जरूरत है, ये लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं लाइफ के लिए, रेस्पिरेशन करना जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते, डाइजेशन करना उसके बिना भी हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट रिप्रोडक्शन के बिना लाइफ पॉसिबल है। स्टिल रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। क्यों, वाई? आगे देखते हैं क्या लिखा है। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, जैसे क्या, न्यूट्रिशन ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये सब इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी लाइफ के लिए। बट जो रिप्रोडक्शन है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है, स्टिल हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेस। अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो ऑफकोर्स एनर्जी की नीड होती है और बहुत सारी एनर्जी वैसे ही वेस्ट हो जाती है रिप्रोडक्शन करने में। तब भी रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ के लिए क्यों जरूरी है? So why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? ऐसे प्रोसेस पे एनर्जी को वेस्ट क्यों करना जिसमें अलाइव रहने के लिए जिस प्रोसेस को करने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए हम एनर्जी को वेस्ट क्यों करते हैं? ये एनसीईआरटी पूछती है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम। अब आप लोग खुद डिस्कस करिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है, खुद सोचिए। एक ऐसा प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी नहीं है और हमारी एनर्जी को वेस्ट कराता है, स्टिल रिप्रोडक्शन करना हम लोग इतना जरूरी समझते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है? वॉट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। क्यों हम लोग एक दूसरे को क्यों नोटिस कर पाते हैं? बिकॉज हम रिप्रोडक्शन करते हैं। ऐसा सोचिए, अगर ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन अर्थ पर ना होती और एक ही इंसान अर्थ पर होता, क्या वो नोटिसेबल होता? नहीं होता। एक इंसान का होना नोटिसेबल नहीं होता, बट इतनी पॉपुलेशन है इसलिए ह्यूमन बीइंग अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट बना है, वो नोटिसेबल है, इसीलिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। अपने आप को नोटिस कराने के लिए, एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। इफ देयर वर to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence, है ना। अगर हम एक नॉन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर छोड़ देते हैं तो ये डाउट करने वाली बात है कि उसको नोटिस भी किया जाएगा या नहीं, ठीक है। क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपनी पॉपुलेशन को नहीं बढ़ा सकता और नोटिसेबल नहीं हो सकता, तो वो लाइफ के लिए, अर्थ के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, नेचर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो सर्वाइव करने के लिए पॉपुलेशन को बनाना और नोटिसेबल होना अर्थ पर जरूरी है, इसीलिए रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू अवर नोटिस। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म की लार्ज पॉपुलेशन है इसलिए हम उसको नोटिस कर पाते हैं। How do we know that two different individuals organism belong to the same species? Usually we say this because they look similar to each other. जब हम एक दूसरे के जैसे दिखते हैं तभी तो हम उसको एक क्या बनाते हैं, हम कहते हैं ये ऑर्गेनिज्म सेम है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग सेम दिखते हैं। सेम दिखने का क्या मतलब है? सबके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक फेस है, दो आंखें हैं, ये सिमिलर दिखना है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। Thus reproducing organism create new individual that look very much like themselves. तो रिप्रोडक्शन से हम अपने ही जैसे इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, ठीक है ना। कुत्ता बकरी को जन्म नहीं दे सकता, वैसे ही एक हाथी
किसी और ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं दे सकता, शेर को जन्म नहीं दे सकता। जो इंसान है, जो एक एनिमल है, वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। इंसान इंसान को रिप्रोड्यूस करता है, डॉग्स डॉग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, एलिफेंट्स एलिफेंट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? क्या ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी कॉपी बनाते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। हाँ, बॉडी डिजाइन तो सिमिलर होता है, ह्यूमन बीइंग का भी बॉडी डिजाइन सिमिलर होता है। ठीक है ना? सबके जहां पर हाथ है वहीं पर सबके सेम इस जगह पर हाथ होते हैं। ये तो है नहीं किसी के पैर हाथ की जगह है, ऐसा कभी देखा है? नहीं ना। तो सबके 2 कान, 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, इसी तरीके से हर एक इंसान बना हुआ है, तो वो सिमिलर दिखते हैं। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दिस डिजाइन्स शुड बी सिमिलर। Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. तो reproduction का क्या मतलब है? कॉपी बनाना, ऐसा है? चलिए आगे देखते हैं। In class 9th, we learned that chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. अब हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था? हमने एक चीज पढ़ी थी, क्रोमोसोम। क्या होता है क्रोमोसोम? ये हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। क्रोमोसोम क्या होता है? क्या होता है क्रोमोसोम? क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्या स्ट्रक्चर है ये? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। कहाँ पर होता है? सेल में, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। किस चीज का बना है क्रोमोसोम? डीएनए का बना है क्रोमोसोम। किस चीज का बना है? डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है डीएनए? इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? इसका क्या मतलब है? जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जो ट्रांसफर करता है जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन को, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। यही है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है और इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई बच्चा है, कोई इंसान है, ठीक है, उसका एक बच्चा है, तो वो अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है, कुछ अपनी मदर के जैसा दिखता है, कुछ अपने फादर के जैसा दिखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो जो 2 पेरेंट्स हैं, एक मदर एक फादर, उन दोनों के जीन्स उसके अंदर आए हैं। वो किसके थ्रू आते हैं? वो आते हैं डीएनए के थ्रू। जो पेरेंट्स हैं वो अपने डीएनए को अपने बच्चे में ट्रांसफर कर देते हैं, उस पर कुछ इंफॉर्मेशन होती है। वही जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं डीएनए के थ्रू, इसलिए वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से कुछ कुछ। ठीक है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं आती हैं, कुछ पेरेंट्स, कुछ मदर की आती हैं, कुछ फादर की आती हैं। तो डीएनए क्या करता है? इंफॉर्मेशन को लेकर आता है पेरेंट्स से बच्चे में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्रोमोसोम क्या है? व्हाट इज क्रोमोसोम? जब डीएनए को कॉइल्ड क्या कर दिया जाए? डीएनए को कॉइल्ड कर दिया जाए, वही क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। ठीक है, जब ये डीएनए हाईली कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड का क्या मतलब है? हाईली कॉइल्ड डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आपने थ्रेड देखा है, जो धागा जिससे कपड़े सिए जाते हैं, ठीक है, उसको अगर हम खोल दें तो वो कैसा हो जाता है? बहुत ज्यादा स्पेस लेगा, बट उसको क्या कर दिया जाता है? एक छोटी सी बंडल पर लपेट दिया जाता है, उसको छोटी सी स्पेस पे लपेट दिया जाता है। वैसे ही जो डीएनए होता है, अगर हम उसको खोल दें तो वो बॉडी में बहुत ज्यादा स्पेस लेगा, इसलिए उसको कॉइल कर दिया जाता है। और जब वो डीएनए कॉइल हो जाता है, उसी को हमने क्रोमोसोम कहा है। ये कम स्पेस लेता है बॉडी में, इसीलिए डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और ये कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, सेल में। ठीक है, चलिए, आई होप ये समझ आया हो। आगे देखते हैं। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस, डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। डीएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है।
ठीक है, जो प्रोटीन हमारी बॉडी में कोड होते हैं वही हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं। जैसे किसकी आंखों का कलर हरा होगा, किसकी आंखों का ब्लैक होगा, किसकी आंखों का ब्राउन होगा, ये प्रोटीन जो हमारी बॉडी में कोड होगा वही डिसाइड करेगा। अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो सब प्रोटीन के थ्रू डिसाइड होते हैं। और प्रोटीन किससे बनता है? डीएनए से बनता है। ठीक है, इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लेड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन। अगर डीएनए की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो प्रोटीन भी अलग टाइप का कोड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। सबसे पहले बेसिक इवेंट क्या है? डीएनए का कॉपी करना। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है? डीएनए खुद को कॉपी करता है। ठीक है, जब डीएनए खुद को कॉपी करता है, डीएनए से डीएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं हम उसको? रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से डीएनए बनेगा, उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये रेप्लिकेशन ही रिप्रोडक्शन का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए, दिस क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए। अब डीएनए की 2 कॉपी, बिल्कुल सिमिलर कॉपी अपने जैसी बना लेता है डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम वन ईच अदर। अब वो एक दूसरे से सेपरेट होंगी। हाउएवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इन ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन वुड नॉट वर्क। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जब डीएनए रिप्रोडक्शन जब सेल रिप्रोडक्शन करती है तो डीएनए रेप्लिकेशन करता है, अपनी ही जैसी कॉपी बनाता है, सिमिलर कॉपी। अब एक सेल में 2 डीएनए हैं, एक सेल में 2 डीएनए होने के बाद अब वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन, सेल डिवाइड होगी। जब सेल डिवाइड होती है तो एक डीएनए का पार्ट एक सेल में चला जाता है, दूसरे डीएनए का पार्ट दूसरी सेल में चला जाता है। बट ये इसने बोला है, अगर जो सेल है वो खाली डीएनए को पुश कर दे, बाकी चीजों को ना बनाए, सेल की जो भी बाकी चीजें होती हैं, साइटोप्लाज्म होता है, अलग अलग ऑर्गेनेलीज होते हैं, अगर वो सब चीजें ना बने, सिर्फ डीएनए को बाहर पुश कर दिया जाए, तो वो डीएनए किसी काम का नहीं रहेगा। वो डीएनए तब काम का होता है जब सेल की बाकी चीजें भी रिप्रोडक्शन में बनती हैं, जब रिप्रोडक्शन होता है। तो सेल का काम कराने के लिए सेल, ये जरूरी है कि जो सेल है वो सब चीजों को बनाए, सब चीजों को कॉपी करे डीएनए के साथ साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes, therefore DNA copying is accompanied by creation और एन एडिशनल सेल्यूलर एपरेटस। ठीक है, ये जब तक काम नहीं करेगा जब तक सेल का पूरा एपरेटस ना बन जाए। क्लियर? अदरवाइज ये डीएनए किसी काम का नहीं रहेगा। आगे क्या है? and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus, effectively a cell division to give rise to 2 cells। इसका क्या मतलब है? जब जो सेल होती है, क्या होती है? जो सेल होती है, ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए अपने आप को, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए खुद को कॉपी कर लेता है। अब जब ये कॉपी कर लेता है तो रिप्रोडक्शन जब होता है, सेल रिप्रोडक्शन का मतलब है सेल का डिवीजन जब होता है, तो सेल जब डिवाइड करती है, 2 सेल बनाती है मानो, तो ये जो डीएनए है वो एक इसमें चला जाएगा, दूसरा इसमें चला जाएगा। ठीक है, बट अगर ये सेल, ये जो बनी है, मानिए इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनेलीज पड़े हैं, गोल्जी एपरेटस है, तो ये सब भी कॉपी होना जरूरी है। अदरवाइज अगर ये सब कॉपी नहीं होगा तो ये सेल नहीं बनेगी। ठीक है ना? जो डीएनए है वो फंक्शनल नहीं रहेगा। हर चीज कॉपी होना इंपॉर्टेंट है, तभी एक नई सेल बन पाती है और तभी वो डीएनए फंक्शनल होता है। ये बोला गया है इस पैराग्राफ में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? These 2 cells are of course similar but are likely to be absolutely identical. These 2 cells are of course similar, ये similar cell हैं, but are they likely to be identical? क्या ये identical है, एक जैसे दिख रही हैं, बट क्या बिल्कुल एक जैसे दिखेंगी? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इन दोनों में कोई डिफरेंस दिखेगा या नहीं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं आंसर। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो कॉपी की है डीएनए ने अपनी, वो कैसी हो रही है, वो एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी है या उसमें कुछ डिफरेंस आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे डिफरेंस अगर जो डीएनए है वो अगर अपने ही जैसी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा तो क्या उसको
अगर वो अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मानिए एक कोड है BCDEF, ये डीएनए का कोड है। अब जब ये डीएनए कॉपी होगा तो ये BCDEF भी बना सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी भी बना सकता है, बट एक चांस ये भी है कि ये एग्जैक्ट कॉपी ना बनाकर कुछ चेंजेस लिया है, जैसे बी की जगह भी सी आ जाए, बाकी सब सेम हो। ठीक है, ये जो चेंज आ रहा है, इस चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है ना, ये जो चेंज होता है इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। क्लियर? तो जरूरी नहीं कि जो डीएनए वो अपनी आइडेंटिकल बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाए, उसमें कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं, और जो चेंज आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, म्यूटेशन की वजह से आते हैं। आगे देखिए, नो बायोकेमिकल रिएक्शंस इज एब्सोल्युटली रिलायबल। इसका क्या मतलब है, हर एक रिएक्शन बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल सही नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाए, तो जरूरी नहीं कि हर बायोकेमिकल रिएक्शन रिलायबल हो। देयरफॉर इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम। तो ये जरूरी है, जब भी डीएनए कॉपी करेगा तो कुछ ना कुछ वेरिएशन उसके अंदर आ ही जाएंगे। एज अ रिजल्ट the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original। सिमिलर तो वो होगा बट आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, कुछ बहुत हद तक वो सेम दिखेगा, मानो 99% सेम दिख रहा है, बट 1% कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस जरूर होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है, सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits। कुछ म्यूटेशन इतने ज्यादा ड्रास्टिक होते हैं कि जो नई कॉपी बनती है वो फंक्शनल ही नहीं रहती है। ठीक है, चलिए, सच अ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई। ऐसी सेल क्या होती हैं, मर जाती हैं। On the other hand, there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome। और जरूरी और कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि हल्का फुल्का चेंज आएगा, बट जो कॉपी है, जो कॉपी बनी है वो कैसी रहती है, सही रहती है, काम करती है, फंक्शनल सब कुछ होता है, बस वो आइडेंटिकल नहीं होती। ठीक है, कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से सेल बिल्कुल खत्म हो जाती है, मर जाती है, बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सेल सही रहती है बट आइडेंटिकल नहीं होती है। क्लियर हुआ? Thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other। This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basic for evolution। अब ये evolution word क्या है, ये important word है। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, किस वजह से ये चेंज आ रहा है, म्यूटेशन की वजह से ये चेंज आ रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया। मतलब जो गलती हुई है उसको हमने क्या बोला है, म्यूटेशन बोला है। ये जो गलती हुई है उसको हमने म्यूटेशन बोला है। ठीक है, अब ये जो म्यूटेशन आया है, ये जो नई थोड़ी सी गलती होकर एक म्यूटेशन आ गया है, एक कोड चेंज हो गया है, बी की जगह सी आ गया है, इसको हम वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ये क्या आ गया है, इसके अंदर वेरिएशन आया है। क्लियर? किसकी वजह से आया है वेरिएशन, म्यूटेशन की वजह से आया है। चेंजेस जो होंगे वो वेरिएशन होंगे, जिसकी वजह से आएंगे वो म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। ठीक है, एक ऐसी गलती समझिए, जैसे आपको एक रेसिपी, आपको एक खाना बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप बनाने गए किचन में, आपकी एक रेसिपी थी आपके पास लिखी हुई, बट आपने क्या किया, जब उसमें डालनी थी आपको चीनी, बट आपने उसकी जगह पर नमक डाल दिया है। ठीक है, वो जो आपने गलती की है वो है म्यूटेशन। अब जो वो डिश बनके नई तैयार होगी, चीनी की जगह नमक का टेस्ट आएगा, वो क्या होगा, उसका वेरिएशन होगा। क्लियर? तो म्यूटेशन की वजह से वेरिएशंस आते हैं। तो वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अब यही हमारी हेडिंग है, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब समझ आया? चलिए, क्यों जरूरी है वेरिएशन, म्यूटेशन और वेरिएशन क्लियर हुए? ठीक है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, इनसे बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं, म्यूटेशन, वेरिएशन, डीएनए, क्रोमोसोम। ठीक है, सब चीजें क्लियर होनी जरूरी है। अब वेरिएशन, वेरिएशन का टर्म समझ में आ गई, अब ये जरूरी क्यों है हम ये पढ़ने वाले हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीश इन द इकोसिस्टम। नीश क्या होता है, व्हाट इज दिस नीश? नीश का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म है वो जिस जगह पर रहता है, वहां पर जो भी चीज है वो करता है, हर चीज जो भी, जहां भी वो एनवायरनमेंट से क्या कर रहा है, अपने कनेक्शंस बना रहा है उस जगह पर रहकर, उसी को हम नीश बोलते हैं। ठीक है, वहां पे खाना पीना रहना, हर चीज जो वो करेगा उस जगह को हम क्या बोलेंगे, नीश बोलेंगे।
Clear? Population of organism fill well defined places or niche in the ecosystem using their ability to reproduce. ठीक है, अपनी कौन सी एबिलिटी को यूज करके? रिप्रोडक्शन. द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपीइंग during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use that particular niche. Reproduction is therefore linked to the stability of population or species. इसका क्या मतलब है? अगर हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो हमारी स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, और जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है उसको कंटिन्यू करके रखता है. ठीक है ना? अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ह्यूमन की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, एनिमल्स की पॉपुलेशन, प्लांट की पॉपुलेशन, हर किसी की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी. तो इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन जरूर करता है ताकि उसकी पॉपुलेशन बनी रहे. क्लियर? हाउएवर नीश कैन चेंज. नीश चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप एंड डाउन, वाटर लेवल्स कैन वेरी, or there could be meteorites. To think of a few example, if a population of reproducing organism were suited to a particular niche and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ उसने एग्जाम्पल दिए हैं. जैसे क्या क्या एग्जाम्पल उसने दिए हैं? टेम्परेचर अर्थ का क्या हो जाए? चेंज हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए या फिर बहुत ज्यादा ठंड हो जाए. ठीक है? वाटर लेवल क्या करे? वेरी करने लगे, पानी खत्म हो जाए अर्थ से, या फिर मेट्रियोइड हिट कर जाए. ये कुछ एग्जाम्पल्स उसने दिए हैं. फिर कहा है जो पॉपुलेशन है रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की, कुछ को वो सूट करेगा बट कुछ को सूट नहीं करेगा. ठीक है? फॉर अ पर्टिकुलर नीश, इफ द नीश वर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट. हाउएवर इफ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल, इफ दिस पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव. ठीक है? ये कहना चाह रहा है, इधर समझिए. देखिए, ये एक नीश है. क्या है? ये एक नीश है. ये एक नीश है. ठीक है? इसमें कौन रहते हैं? इसमें कुछ लोग रहते हैं, कुछ वाइट लोग रहते हैं और कुछ रेड लोग. रेड कैसे लोग रहते हैं? कुछ रेड. ठीक है? यहां पर क्या हुआ? कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस आई हैं, लाइक टेम्परेचर चेंज हो गया है या फिर वाटर लेवल ज्यादा हो गया है, कम हो गया है, कुछ भी एक ड्रास्टिक कंडीशंस आई हैं. ठीक है? अब जो पॉपुलेशन है व्हाइट वाली और रेड वाली, ये दोनों क्या करेंगी? कुछ रेड वाली पॉपुलेशन है, ये व्हाइट वाली पॉपुलेशन है. ये कैसी पॉपुलेशन है? व्हाइट वाली पॉपुलेशन है. ठीक है? जो रेड पॉपुलेशन है ये क्या कर सकती है? इसके पास कैपेबिलिटी है इन कंडीशंस को झेलने की, इन कंडीशन में सरवाइव करने की. ठीक है? इट कैन सरवाइव, बट जो व्हाइट वाली पॉपुलेशन है इट कैन नॉट सरवाइव. तो ये क्या होगा? ये मर जाएंगे, व्हाइट वाले मर जाएंगे सब, क्योंकि सरवाइव नहीं कर सकते. ठीक है? बट जो रेड वाले हैं वो सरवाइव कर सकते हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज है. अब पहले कैसी थी? पहले दो टाइप की पॉपुलेशन होती थी, बट अब जो व्हाइट वाली पॉपुलेशन मर गई है, खत्म हो गई है, वो तो पूरी तरीके से खत्म हो गई है, ये अपनी पॉपुलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते. बट जो रेड वाली पॉपुलेशन है ये अपनी पॉपुलेशन को कंटिन्यू करेंगे, और अब सिर्फ और सिर्फ कैसे लोग होंगे? रेड वाले लोग होंगे. ठीक है? अब जो व्हाइट वाले लोग हैं वो खत्म हो चुके हैं हर उससे, अर्थ से. ठीक है? ये एक एग्जाम्पल है. इसका क्या मतलब है? इनका जो वेरिएशन था, इनमें जो वेरिएशन आया, व्हाइट वाले से अलग हो गए हैं, ये रेड कलर के हो गए. ये वेरिएशन की वजह से हुआ है ना, कुछ चेंजेस आए होंगे इनके डीएनए में, जो ये रेड कलर के बन चुके हैं. पहले ये भी व्हाइट कलर के हुआ करते थे, बट कुछ वेरिएशन आने की वजह से ये रेड कलर के हो गए हैं. और इनमें जो वेरिएशन आया है वो ऐसा वेरिएशन आया है कि जो ड्रास्टिक कंडीशंस थी ये वाली, उसको ये सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है? तो वेरिएशन इसीलिए जरूरी है. जो वेरिएशन है वो क्या करता है? सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है. क्लियर? वेरिएशन इज इक्वल्स टू सर्वाइवल. ठीक है? ऐसे समझ लीजिए, जो वेरिएशन है वो क्या करेगा? सर्वाइवल के इक्वल है, वो सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है. तो जो रेड वाली पॉपुलेशन है वो सर्वाइव करेगी, और अब सिर्फ और सिर्फ रेड पॉपुलेशन ही आगे अपनी कंटिन्यू करेगी पॉपुलेशन को. ठीक है? क्लियर हुआ? समझ आया सबको क्यों वेरिएशन जरूरी है?
देखिए क्या लिखा है, और इफ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चांसेस फॉर देम टू सर्वाइव। वही है वो रेड पॉपुलेशन जिसके चांसेस थे सर्वाइव करने के, और इन लोगों ने सर्वाइव किया है। क्लियर हुआ? दस इफ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर्स एंड इफ द वाटर टेम्परेट वर टू बी इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग most of these bacteria would die but few variation resistant of heat would survive and grow further। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, किसका? बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने कहा है कुछ बैक्टीरिया कहाँ पर रहते हैं? टेम्परेट वाटर्स में रहते हैं, बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो उस टेम्परेचर को अभी भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे होंगे जो उस टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं और मर गए हैं। जिन्होंने सर्वाइव किया वही अपनी पॉपुलेशन को कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, समझ आया? तो वेरिएशन इसीलिए जरूरी होता है ताकि सर्वाइवल कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये क्या है? फिजन। व्हाट इज फिजन? ये है फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। पहले बताइए रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो सकता है? रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो सकता है? रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल और एसेक्सुअल, है ना? रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो सकता है? इट कैन बी एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। दो टाइप का ये हो सकता है। एक हो सकता है एसेक्सुअल, दूसरा हो सकता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल कौन सा होता है? एसेक्सुअल होता है जिसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। कितने पेरेंट की? सिंगल पेरेंट, वहां पर दो पेरेंट की नीड नहीं है। सेक्सुअल कौन सा होता है? जहां पर दो पेरेंट की नीड है। ठीक है, 2 पेरेंट नीडेड। ये डिफरेंस होता है सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब ये जो फिजन है, यहाँ पर एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है जो सेल डिविजन करता है, मतलब सेल को डिवाइड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजन भी कहते हैं। लेट्स द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। जो फिजन है वो किसका पार्ट होगा? खुद से सोचिए। एक जो सिंगल सेल है ये डिवाइड करके क्या कर रही है? दो ऑर्गेनिज्म को बना रही है। तो क्या ये रिप्रोडक्शन नहीं है? ये भी तो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाना। यहाँ पर भी तो रिप्रोडक्शन हो रहा है सेल डिवीजन के थ्रू। ठीक है, और ये कौन सा? कितने ऑर्गेनिज्म? क्या यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत है? नहीं, सिंगल सेल ही क्या कर रही है? आगे डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म को बना रही है। तो ये कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? इट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये क्या नाम है इसका? फिजन नाम है। फिजन में क्या होता है? जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है वो डिवाइड होकर अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। क्या एग्जाम्पल है? और ये बाइनरी फिजन की बात हो रही है। बाइनरी का मतलब है दो ही सेल बनेंगी। ठीक है, जब एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा तो वो दो सेल में डिवाइड होगा, और इसका एग्जाम्पल अमीबा है। ये बाइनरी फिजन की बात हो रही है। क्लियर? मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ और अमीबा इसका एग्जाम्पल है। द स्प्लिटिंग ऑफ द 2 सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। ये कौन है? ये लीशमैनिया है। ये कौन है? लीशमैनिया है ये। ठीक है, लीशमैनिया भी बाइनरी फिजन करता है, बट ये क्यों अलग टाइप का बाइनरी फिजन कर रहा है? ठीक है, कैसे टाइप का बाइनरी फिजन कर रहा है? इनमें जो डिवीजन होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो सम व्हाट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? जो सिंगल सेल से बने होते हैं, सच एज सीन इन लेशमेनिया which cause kala azar, which have a wipe-like structure at one end of the cell. In such organism, binary fission occurs in a definite orientation. ठीक है, इन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका डिवीजन होता है, और ये क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। These structures other single celled organism, जैसे कि कौन? मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये मलेरिया को कॉज करता है। ठीक है, डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स। अब ये बाइनरी फिजन नहीं है, ये मल्टीपल फिजन है। एक से ज्यादा, सॉरी, दो से ज्यादा जब सेल में डिवाइड होती है उसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। जब एक सेल दो में डिवाइड होगी तो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन दो टाइप का होता है, एक जो अमीबा करते हैं, एक जो लेशमैनिया करता है। क्या डिफरेंस है? लेशमैनिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही डिवाइड होता है। ठीक है, और
दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, जो कौन करता है, प्लाज्मोडियम करते हैं। मल्टीपल फिजन में जब सेल डिवाइड होती है तो बहुत सारी सेल बन जाती हैं, उसी को हम मल्टीपल फिजन कहते हैं, ठीक है। ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर, वी सॉ इन एक्टिविटी 7, आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी हमने यूनिसेलर में देखा था, जो डिवीजन हो रहा था बाइनरी और मल्टीपल फिजन, वो यूनिसेलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में हो रहा था। अभी हम क्या देखेंगे, इन मल्टी सेल्यूलर मतलब जो एक से ज्यादा सेल से बने ऑर्गेनिज्म है विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी। ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, एनिमल्स की बात नहीं हो रही है, जिनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल है बट वो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क, जैसे स्पायरोगायरा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन, दीज पीसेस और fragments grow into new individuals. Can we work out the reason for this based on what we saw in activity 7.4? ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो स्पायरोगायरा है ये करता है डिवीजन और बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और हर फ्रेगमेंट से नया इंडिविजुअल बन जाता है, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, they cannot simply divide cell by cell. The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. यही बात हो रही है जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम मल्टी सेलर तो हैं बट जो हमारी सेल है वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को भी बनाती है, और किसको बनाती है, ऑर्गन्स को बनाती है, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स, जैसे लीवर, लंग्स, है ना, किडनी, इंटेस्टाइन, ये सब अलग अलग ऑर्गन है। तो जरूरी नहीं जितने भी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है वो इस तरीके से डिवाइड करते हो। क्लियर, स्पेशलाइज्ड सेल आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज and tissues are organized into organs which then have to be placed at definite position in the body. In such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. Multicellular organism therefore need to use more complex ways to reproduction. क्लियर हुआ कुछ? ये सिर्फ किसकी बात हो रही थी, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पायरोगायरा, बट जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे ह्यूमंस, है ना, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब लोग क्या करते हैं, इनके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग तरीके का होता है। क्लियर? A basic strategy used in multi-cell organism is that different cell types perform different specialized function. हर एक सेल, हर एक ऑर्गन अलग अलग फंक्शन करता है। Following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of specific cell type. मतलब रिप्रोडक्शन के लिए भी एक स्पेशल सेल बनाई गई है इनके अंदर, ठीक है। How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell types? The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferation and making other cell type under the right circumstances. किसकी बात हो रही है यहाँ पर? Growing cells कौन है हमारे अंदर? reproductive cells, फीमेल्स में एग, मेल्स में स्पर्म, पूरा का पूरा क्या बना देते हैं, पूरा की पूरे अपने जैसी ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं, ठीक है ना, जायगोट बनाते हैं, फिर कंप्लीट ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पर किसकी बात हुई है फ्रेगमेंटेशन में? इसका एग्जांपल कौन है? स्पायरोगायरा, ठीक। नेक्स्ट है रीजनरेशन। मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। अपने ही पार्ट से, बॉडी पार्ट से रिजनरेट करके एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाना क्या कहलाता है? रिजनरेशन कहलाता है। दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस, मतलब एक्सीडेंटली अगर वो कट जाता है, टूट जाता है, उसका जो बॉडी पार्ट है एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देगा, ठीक है। मैनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा। कौन है इसका एग्जांपल? हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लेनेरिया कौन करता है? रिजनरेशन। क्या करता है ये? रिजनरेशन। कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज रिजनरेशन। Regeneration is carried out by specialized cells. These cells proliferate and make large number of cells.
From this mass of cells, different cell undergo changes to become various cells type and tissues. ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं. These changes take place in organized sequence referred to as development. मतलब ये organized sequence होता है जिसको हमने क्या बोला है? Development बोला है. However, regeneration is not the same as reproduction, since most organism would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. ठीक है ना? इसको हम क्या नहीं कह सकते? Reproduction नहीं कह रहे हैं. जो regeneration है वो equally नहीं है reproduction के, क्योंकि हर कोई afford नहीं करता इस तरीके से क्या करना? रिप्रोड्यूस करना. क्लियर है? इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया. इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका प्लेनेरिया, और दूसरा है हाइड्रा. तो कौन कौन है इसका एग्जाम्पल? प्लेनेरिया में रिजनरेशन कैपेसिटी होती है और हाइड्रा में भी रिजनरेशन कैपेसिटी होती है. चलिए आगे देखते हैं. हाइड्रा बडिंग भी करते हैं. ठीक है, अभी हमने क्या देखा? हाइड्रा रिजनरेशन करता है प्लस बडिंग भी करता है. व्हाट इज बडिंग? बडिंग होती है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिजनरेटिव सेल फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग. मतलब क्या है इसका? ये क्या करते हैं? रिजनरेटिव सेल्स, ये वाली जो सेल्स होती हैं इनकी रिजनरेटिव सेल्स होती हैं. ये कैसी सेल्स होती हैं? रिजनरेटिव सेल्स होती हैं for reproduction. The process of budding in hydra, a bud develop as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. These bud develop into tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become independent individual. ये क्या है? रिजनरेटिव सेल है. ये डिवाइड होती रहती हैं, रिजनरेटिव जनरेट होती रहती हैं, सेल डिवीजन करती रहती हैं और एक नया इंडिविजुअल बना लेती हैं, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये बॉडी से अलग होकर कंप्लीट हाइड्रा बन जाता है. ठीक है, क्लियर हुआ? ये किसका एग्जाम्पल है? बडिंग का एग्जाम्पल है. दूसरा हमें क्या पढ़ना है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है? There are many plant in which parts like root, stem and leaves develop into new plant under appropriate condition. वैसे जनरली जो नया प्लांट बनता है वो कहाँ से बनता है? सीड से बनता है ना? किससे बनता है? सीड से बनता है. बट यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सीड के अलावा जैसे लीव्स हुआ, लीव्स और क्या हुई? रूट हुई या स्टेम हुई, इनसे क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, मतलब नया प्लांट का पूरा कंप्लीट प्लांट बन जाता है. क्लियर? आगे, अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. इसका क्या मतलब है? जो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के पार्ट्स हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है. जैसे लेयरिंग की जाती है या ग्राफ्टिंग की जाती है. ये एग्जाम्पल याद करने आप लोगों को शुगर केन का. कहाँ की जाती है लेयरिंग और ग्राफ्टिंग? शुगर केन में, रोजेस में और ग्रेप्स में. किस किस चीज में की जाती है? शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स. ठीक है, ये एग्जाम्पल है. फॉर प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो प्लांट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो ग्रो किए जा रहे हैं वो अर्ली फ्लावर और फ्रूट को ग्रो कर सकते हैं देन उन प्लांट से जो सीड से ग्रो की जाती हैं. ठीक है, ये इसका फायदा है, एक बेनिफिट है. क्या बेनिफिट है? जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू प्लांट ग्रो किए जाते हैं वो सीड के द्वारा ग्रो किए गए प्लांट से ज्यादा जल्दी फ्लावर और फ्रूट्स को ग्रो कर सकते हैं. सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड. अब ये उन प्लांट्स के लिए भी जरूरी है जो सीड से ग्रो होने की कैपेसिटी को लूज कर चुके हैं. उसके एग्जाम्पल क्या क्या है? बनाना है, ऑरेंज है, रोज है और जैस्मिन है. अनदर एडवांटेज क्या है इसका? वजह इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं. क्लियर? क्योंकि ये भी सिंगल पेरेंट से बन रहे हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं और हम उनको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं. ठीक है ना? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं. एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट की. समझ आया? चलिए आगे देखते हैं. ये ब्रायोफिल्म है. ये किसका एग्जाम्पल है? ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है. ठीक है, क्या होता है इसमें ब्रायोफिल्म में? जो ये ब्रायोफिल्म की लीफ है ये ग्रो करती है कब? जब
Similarly, buds produced in the notches along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into new plant. ये जो buds होती हैं ये न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती हैं. जब ये लीफ सॉइल में टूट के गिरती है तो जो इसकी बड्स हैं वो पूरा का पूरा नया प्लांट बना देती हैं. और ये किसका पार्ट होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ये पार्ट होता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. ये क्या है? टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर क्या है? इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट. टिश्यू कल्चर में क्या होता है? नए प्लांट्स को ग्रो किया जाता है. कैसे? बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट. जो ग्रोइंग टिप है प्लांट की वहां से रिमूव कर दिया जाता है टिश्यूज को और सेल्स को. द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस. इसका क्या मतलब है? जो ग्रोइंग सेल्स थी प्लांट की उनको आर्टिफिशियली ग्रो कराया जाता है. ठीक है, आर्टिफिशियली ग्रो कराया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं. द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. अब जब ये कैलस डेवलप हो जाता है तो हम इसको किस चीज में रखते हैं? ऐसे हार्मोन्स में रखते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. कौन से हार्मोन थे बताओ? ऑक्सिन्स है ना, और साइटोकाइनिन. चलिए, द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस इन द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स. अब जब प्लांट ग्रो होगा तो उसको सॉइल की नीड भी होगी क्योंकि सॉइल से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. तो प्लांट को सॉइल में ट्रांसफर कर दिया जाता है. यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिसीज फ्री कंडीशन. क्या फायदा होता है टिश्यू कल्चर का? जब प्लांट बनता है यहाँ पर डिसीज फ्री बनता है. ठीक है, कैसा बनता है? डिसीज फ्री प्लांट बनता है. दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है. तो बेनिफिट इसका यही है, यहाँ पर जो प्लांट है वो डिसीज फ्री रहता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में एग्जांपल कौन दिया गया है? राइजोपस. कौन एग्जांपल दिया गया है? राइजोपस. ये स्पोर्स हैं. स्पोर्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं. स्पोर्स क्या होती हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं. ठीक है, इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है. स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी 7.2 अबव आर द हाइफी ऑफ द ब्रेड माउल्ड राइजोपस. ठीक है, राइजोपस क्या है? ये ब्रेड माउल्ड है, फंजाई है. यहाँ पर क्या होता है? दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. हाइफी क्या है? हाइफी क्या होती है? फंजाई में हाइफी होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, बट वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते हैं. फंजाई के रिप्रोडक्शन कहाँ से होता है? स्पोर्स से होता है. कहाँ से होता है? स्पोर्स से होता है. आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया. और ये स्पोर्स जो होते हैं कहाँ पे ग्रो करते हैं? स्पोर ग्रो करते हैं स्पोरेंजिया के ऊपर. ठीक है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं. स्पोर्स कहाँ ग्रो करता है? स्पोरेंजिया के ऊपर. विच कंटेन सेल और स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स. द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स. ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे सर्वाइव करवाते हैं? क्योंकि इनके पास थिक वॉल होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशन में. ठीक है, दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू द कॉन्टेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो. ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन है? यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? स्पोर्स क्या है? या रिप्रोडक्टिव सेल है, कहाँ ग्रो करती हैं? स्पोरेंजिया के ऊपर ग्रो करती हैं. स्पोर सर्वाइव कैसे करते हैं? क्योंकि इनके पास थिक वॉल होती है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. और इसका एग्जाम्पल है राइजोपस. चलिए आगे देखते हैं. All modes of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be created from a single individual. This is known as asexual reproduction. ठीक है, अब तक हमने सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल देखे हैं. क्लियर हुआ? चलिए अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आगे देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. We are also familiar with modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created. हमने क्या देखा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल और फीमेल की. जैसे बुल्स अकेले क्या नहीं कर सकते? काल्व्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. नॉर कैन हेन्स अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स. है ना? क्या अकेली हैन चिक्स को प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं. वैसे ही अकेले इंसान रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. वहां पर मेल की और फीमेल की नीड होती है. इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. ये इतना जरूरी क्यों है? क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना
इनफ नहीं था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसी क्या जरूरत है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है। देखते हैं चलिए। द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज ऑफ द सेल्यूलर एपरेटस। मतलब जो क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ अ डीएनए, मतलब जो डीएनए है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो डीएनए कॉपी होती है, क्या करती है, 2 सेल को बनाती है। एक डीएनए इसमें चला जाता है, एक डीएनए इसमें चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, और कंप्लीट सेल एपरेटस कॉपी हो जाता है। आगे द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटिस कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। हमने देखा था ये एक्यूरेट नहीं होता, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। एंड द रिजल्ट एरर्स आर अ सोर्स ऑफ वेरिएशंस इन पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। एरर्स क्या थे, म्यूटेशन था जिसकी वजह से वेरिएशंस आ रहे थे। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। जरूरी नहीं हर वेरिएशन क्या करे, सर्वाइवल में हेल्प करे, बट वेरिएशन सर्वाइवल में हेल्प करता तो है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। It would therefore make sense if organism came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated। क्या ये सेंस करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो जो रिप्रोडक्टिव मोड है उनका वो ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस लेकर आए, ठीक है। while DNA copying mechanism are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पर जो वेरिएशन आ रहा था, जो डीएनए सेम कॉपी नहीं होता, कुछ ना कुछ वेरिएशन लेकर आता है, ये नई सेल बनाता है, बट ये एक स्लो प्रोसेस है ना, ये एक स्लो प्रोसेस है। और जरूरी नहीं अगर जो वेरिएशन आए वो सेल सर्वाइव ही कर जाए, ये सेल मर भी सकती है, ये भी हम देख चुके हैं। अगर ऐसा वेरिएशन आ जाता है जिसकी वजह से सेल सर्वाइव नहीं कर पा रही तो सेल मर भी जाती है ना। इफ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, many of the resultant DNA copy would not be able to work with the cellular apparatus and would die, ठीक है। तो म्यूटेशन, यहाँ पर जो म्यूटेशंस आते हैं वहां पर सेल के मरने के चांसेस भी होते हैं, तो ये एक स्लो प्रोसेस बन जाता है वेरिएशन का। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप। अब इसको स्पीड अप कैसे बनाया जाए ये सोचा, ठीक है ना। नेचर ने पहले क्या किया, ये वाले प्रोसेस देखे और देखा कि वेरिएशन बहुत स्लो प्रोसेस हो गया है, जिसकी वजह से अगर वेरिएशंस आते भी हैं तो कुछ सेल मर भी जाती हैं, जरूरी नहीं हर सेल सर्वाइव कर पाए। तो कुछ और तरीके सोचे हैं, क्या तरीके हैं वो तरीका है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए आगे, each new variation is made in a DNA copy that already has variations accumulated from previous generation। अब यहाँ पर क्या होता है, 2 पेरेंट होते हैं, है ना, मेल और फीमेल, दोनों के पास कुछ वेरिएशन, कुछ अलग अलग टाइप का डीएनए है। जब वो दोनों कंबाइन होंगे तो एक नया टाइप का डीएनए बनेगा, तो अपने आप से वेरिएशन को क्रिएट करेगा। Thus, 2 different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variations। दोनों मेल और फीमेल के पास अलग अलग टाइप के जीन्स हैं, और वो क्या करेंगे, since all of these variation are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effects। मतलब जो हमारे पेरेंट हैं उनके पास जो जीन है उसका बैड इफेक्ट इनके ऊपर भी नहीं हो रहा है, तो हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी उसके ऊपर भी नहीं होगा, बट वेरिएशन तो वो करेगा। जब 2 चीजें मिलती हैं तो एक अलग नई चीज बनती है, ठीक है, तो उसी को वेरिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर बैड इफेक्ट भी शो नहीं होंगे, जिस तरीके से यहाँ पर बैड इफेक्ट शो हो रहे थे, और यहाँ पर वेरिएशन भी आ जाएंगे, इसीलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्लियर हुआ। Combining variation from 2 or more individual would thus create new combination of variants। Each combination would be novel since it would involve 2 different individuals। समझ आया क्यों जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। म्यूटेशन यहाँ पर भी हो रहे थे, वेरिएशन यहाँ भी आ रहे थे, बट यहाँ पर कमी ये थी जो सेल बन रही थी वो मर जाती थी अगर ज्यादा वेरिएशन आ जाते थे, जिसकी वजह से वेरिएशन का प्रोसेस स्लो हो रहा था। इसीलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जब 2 पेरेंट मिलते हैं, पहले ही उनमें उस वेरिएशन का कोई बैड इफेक्ट नहीं है, तो आने वाली जनरेशन में भी बैड इफेक्ट नहीं होगा, और ये वेरिएशन क्या होगा, थोड़ा अच्छा प्रोसेस बन जाएगा, इजीली वेरिएशन हो सकता है नई जनरेशन में, आने वाली जनरेशन में, इसलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, the sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from 2 different individual during reproduction। अब यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 लोगों का डीएनए कंबाइन करके एक नई इंडिविजुअल को बनाता है, बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफिकल्टी इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द combination of DNA copies from 2 pre-existing individual, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had। अब एक क्वेश्चन और अराइज हुआ है, अगर 2 लोगों का डीएनए मिलके एक नए इंडिविजुअल को बना रहा है तो क्या उसका जो डीएनए है वो डबल नहीं हो जाएगा, है ना। जैसे
अगर सोचो डीएनए 23 क्रोमोसोम का पेयर किसके पास है, 46 क्रोमोसोम मदर के पास है, 46 फादर के पास है, 46 क्रोमोसोम मदर के पास है और 46 ही किसके पास है, फादर के पास है। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये डबल नहीं हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, है ना, 92 क्रोमोसोम। अब 92 वाले मेट करेंगे तो आगे से नंबर बढ़ता जाएगा, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। उसके लिए आगे एनसीईआरटी कहती है दिस इज लाइकली टू मैस अप द कंट्रोल ऑफ द सेल्यूलर एपरेटस बाय द डीएनए। ऐसे तो सेल्यूलर एपरेटस कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाउ मेनी वेज कैन वी थिंक ऑफ दिस सॉल्विंग डिफिकल्टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, वी हैव सीन अर्लियर दैट एन ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, the specialization of tissue increases. One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineages of cell in a specialized organ in which only half the number of chromosome and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cell. अब ये कह रहा है, हमने देखा जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है, स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट है रिप्रोडक्शन करने के लिए, है ना। ये हम लोग जानते हैं स्पेशल टाइप के सेल, जैसे एग प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, फादर में क्या प्रेजेंट है, स्पर्म प्रेजेंट है, मदर में एग प्रेजेंट है और स्पर्म प्रेजेंट है। तो उसने कहा है जो एग और स्पर्म, जो ये स्पेशल सेल है रिप्रोडक्शन वाली, इनके क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया जाए, तो आगे वाले जनरेशन में उतना ही क्रोमोसोम नंबर रहेगा जितना होना चाहिए, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो पहले कितने होते थे, 46, तो उसने क्या कर दिया, इसको 23 कर दिया है एग के और स्पर्म के अंदर। कैसे किया गया है, ये किया गया है मियोसिस के थ्रू। मियोसिस क्या होता है, ये एक सेल डिवीजन होता है जो क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है सेल के अंदर, और ये स्पेशली बनाया गया है सेक्स सेल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि सेक्स सेल कंबाइन करके एक नया इंडिविजुअल बनाएंगी जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब ये हमेशा 46 रहने वाला है। अब जो नया जायगोट बना है, इसकी जो सेक्स सेल होंगी उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम होंगे। अब ये 23 से ही मेट करेगा और आगे 46 जाएंगे। क्लियर हुआ कैसे होता है ये? तो मियोसिस का प्रोसेस है जो इसको क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। और मियोसिस सेल डिवीजन है, और ये कहां पर होता है स्पेशली, ये स्पेशली होता है सेक्स सेल्स के लिए। कौन सी सेल्स के लिए, सेक्स सेल्स के लिए होता है। और ये क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है, ठीक है। चलिए, if the zygote is to grow and develop into an organism, ये हम पढ़े, result in establishment of number of chromosome, कहाँ, the amount of DNA as compared to the non-reproductive cells, हाँ, this is achieved by a process of cell division called meiosis। देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, यहाँ से देखिए, half the number of chromosome and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive। यहाँ से देखेंगे, this is achieved by a process of cell division called meiosis। आया meiosis का नाम, तो ये वही प्रोसेस है। Thus when these germ cells from two individual combine during sexual reproduction to form a new individual, it result in re-establishment of the number of chromosome and the DNA content in the new generation। यही बात बोल रहा है ये, ठीक है ना। अब जब दो सेल कंबाइन होंगी, यहाँ पर क्या होगा, जो जायगोट बनेगा वो 46 दोबारा, और जो नया जायगोट है, अब इसकी भी जो सेक्स सेल्स हैं वो 23 क्रोमोसोम रखती हैं, ठीक है ना। हर इंसान की क्रोमोसोम, हर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनकी जो सेक्स सेल्स होती हैं उसमें सब सेल्स से आधा क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो ये किसके थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू ये होता है प्रोसेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। If the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissue and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this. In very simple organism, it is seen that two germ cells are not very different from one another or may even be similar, but as the body design become more complex, the germ cells also specialize। मतलब जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे उनकी मेल और जो उनके अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, मेल और फीमेल, उनकी जो सेक्स सेल्स हैं वो सेम होती हैं, बट जैसे ही बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जाती है उनकी जर्म सेल भी स्पेशलाइज होती जाती हैं। वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन्स द फूड स्टोर्स वाइल अदर इज स्मॉल एंड लाइकली टू बी मोटाइल। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? एक सेल ऐसी होगी जो बड़ी होगी, स्टेबल होगी, जो मूव नहीं करती होगी और फूड को स्टोर करती होगी, ठीक है ना। कौन होगी वो होगा एग।
एग क्या करता है, स्टेबल रहता है, मूव नहीं करता, ठीक है ना। कैसा होता है ये, स्टेबल होता है, मूव नहीं करता। यहाँ पर देखिए, द वन जर्म सेल इज लार्ज, लार्ज है, बड़ी है, कंटेन्स द फूड स्टोर व्हाइल द अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल। स्पर्म क्या करता है, स्पर्म चल के आता है, मोटाइल होता है, ठीक है, छोटा होता है, ये होता है स्पर्म। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, और ये जो है यहाँ पर फूड स्टोर होता है, क्या होता है यहाँ पर, फूड का स्टोरेज होता है, ठीक है, और ये मोटाइल नहीं होता। तो समझ आया, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमेट विच इज स्पर्म एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड फीमेल गैमेट विच इज एग। We shall see in the next few sections how the need to create these two different types of gamete give rise to differences in male and female reproductive organ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। पहले हम फ्लावर्स में देखेंगे, फिर हम ह्यूमंस में देखेंगे, ठीक है। फ्लावर्स में देखते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। ये सबसे मेनली किसकी बात होती है, एंजियोस्पर्म्स की बात होती है, ठीक है। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट का एक टाइप है। प्लांट के अलग अलग टाइप होते हैं, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एल्गी, फंजाई नहीं, एल्गी, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं प्लांट के। एंजियोस्पर्म भी एक पार्ट है प्लांट का। यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म है वही रिप्रोडक्शन करते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, जैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल, ठीक है। ये होते हैं पेटल्स, ये कलरफुल दिख रहा है आपको, इधर देखिए, ये हैं पेटल्स जो कलरफुल हैं। कौन है कलरफुल वाले, पेटल्स। ये कौन है कलरफुल, पेटल्स हैं, ठीक है, ये देखिए पेटल्स हैं। ये कौन है, ग्रीन सेपल। जो प्लांट का कलरफुल पार्ट होता है उसको पेटल कहते हैं, जो ग्रीन पार्ट होता है उसको सेपल कहते हैं। मेल पार्ट स्टेमन होता है। मेल पार्ट में दो चीजें होती हैं, एक एंथर, एक फिलामेंट, ठीक है। ये है एंथर और ये है फिलामेंट। ये कौन है, एंथर है, और ये फिलामेंट है। ये कौन है, मेल पार्ट है पूरा का पूरा। मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको स्टेमन, ठीक है। स्टेमन के दो पार्ट है, एक एंथर, एक फिलामेंट। फीमेल पार्ट को हम पिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टल। पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, फिर आता है स्टाइल, दिस इज स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, क्लियर। स्टिग्मा क्या है, ये क्या है, जहां पर पॉलिन ग्रेन, यहाँ पर पॉलिन ग्रेन ग्रो होंगे एंथर के अंदर। पॉलिन ग्रेन कौन होते हैं, फ्लावर का मेल जर्म सेल होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन ग्रो होंगे और इसके पे अगर लैंड करेंगे किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। चलिए ये चीजें आगे देखेंगे अब हम। स्टेमन एंड पिस्टल आर रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो स्टेमन है और पिस्टल है ये दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं। स्टेमन और पिस्टल क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन, बट सेपल और पेटल रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते। अब तो सर आधी हो गई है वीडियो। चलिए, What possible condition functions could the petals and sepals? अब ये सेपल्स और पेटल्स क्या करते हैं, पेटल्स पॉलिनेशन के लिए जो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, सेपल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं, यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं ऐसे फ्लावर्स जिनके पास एक ही सेक्स प्रेजेंट हो, या तो मेल प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो उन फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि का मतलब सिंगल, सेक्सुअल मतलब सेक्स, सिंगल सेक्स वाला, ठीक है, सिंगल सेक्स प्रेजेंट, ईदर मेल और फीमेल, ईदर मेल और फीमेल। ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होंगे,
ऑफ कोर्स बाइसेक्सुअल का मतलब दो हो गया जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, तो बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट, दोनों ही सेक्स प्रेजेंट हो, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर ये है, मोनोइशियस और डाइशियस क्या होता है। मोनोइशियस प्लांट के लिए बोला जाता है, ये फ्लावर की बात हो रही थी अभी तक, ये किसकी बात हो रही थी, फ्लावर्स की बात हो रही थी, ठीक है। ये टर्म्स कंफ्यूजिंग होती हैं, अब प्लांट की बात करेंगे। प्लांट के लिए ये दो टर्म यूज होती हैं, एक होती है मोनोइशियस, दूसरी होती है डाइशियस। मोनोइशियस किसको कहते हैं, मोनोइशियस ऐसे प्लांट को कहते हैं जिस पे बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट। किसकी बात हो रही है, प्लांट की बात हो रही है, ऐसा प्लांट जिसपे एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल प्रेजेंट हो। डाइशियस का क्या मतलब है, जहां पर एक ही प्लांट पर या तो ईदर मेल और फीमेल दोनों में से एक ही प्रेजेंट हो। देखिए इसको याद करने का क्या अच्छा तरीका है, जो मोनोइशियस प्लांट होते हैं वहां पर सिंगल ही पेरेंट की नीड है, मतलब एक ही प्लांट पर सब कुछ मिल जाएगा, मेल भी और फीमेल भी मिल जाएगा, इसलिए उसको मोनोइशियस कहते हैं। डाइशियस में दो प्लांट की नीड होगी, ठीक है ना, मतलब एक प्लांट पे मेल होगा, दूसरे प्लांट पे कहीं फीमेल होगी, तो वहां पर दो प्लांट की नीड होगी रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए उसको डाइशियस कहते हैं। क्लियर, तो ये दोनों टर्म्स प्लांट के लिए होती हैं, ये कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। अभी अच्छे से देख लीजिए, फ्लावर्स के लिए यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल यूज किया जाता है, प्लांट के लिए मोनोइशियस और डाइशियस यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, जैसे एग्जाम्पल पपाया। पपाया कैसा प्लांट है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, सॉरी फ्लावर है, ठीक है। कैसा कैसा फ्लावर है पपाया का, यूनिसेक्सुअल और वाटरमेलन, ये एग्जाम्पल याद करने हैं। फ्लावर यूनिसेक्सुअल किस किस का है, पपाया का है, दूसरा वाटरमेलन का है, ठीक है। तो पपाया एंड वाटरमेलन आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वेयर एज इट कंटेन्स इधर स्टेमन और पिस्टल। और बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल कौन है, हिबिस्कस और मस्टर्ड, व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टल इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन। स्टेमन क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन, स्पेशली किस जगह पर, एंथर पर ये पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। पॉलन ग्रेन येलोइश कलर के हो सकते हैं, यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर दैट ऑफन स्टिक टू आवर हैंड्स इफ वी टच द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर। पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, ये पिस्टल है, ये सेंटर में प्रेजेंट है, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, ठीक है। इसके तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, वो हमें पता चल ही चुका है, ठीक है। ओवरी स्वेलन पार्ट होता है नीचे वाला, ये सब चीजें हम देख चुके हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं। मिडिल इलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल एंड द टर्मिनल पार्ट विच में बी स्टिकी इज द स्टिग्मा। स्टिकी वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टिग्मा स्टिकी होता है क्योंकि यहाँ पर पॉलन ग्रेन को आके चिपकना है। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओवरी, अच्छा ये देखिए अब, ठीक है, यहाँ जो ओवरी है, यहाँ जो ये जो ओवरी है इसके पास ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है, एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल, हर एक ओव्यूल के अंदर एग सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। समझ आया कुछ, ये ओवरी है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, कौन है, ओव्यूल, ये ओवरी है, और इसके अंदर एग सेल प्रेजेंट है, ठीक है। कौन प्रेजेंट है, एग सेल। क्लियर है, एग सेल कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट में, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर एग सेल प्रेजेंट है। क्लियर, द मेल germ cell produced by pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. This fusion of the germ cells of fertilization give us the zygote which is capable of growing into a new plant. अब यहाँ पर pollen grain आता है, pollen grain का स्टिग्मा पर लैंड करने को प्रोसेस को कहते हैं pollination। क्या कहते हैं, जब pollen grain स्टिग्मा पर लैंड करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन जब होता है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके लैंड कर जाता है। अब जब ये लैंड करता है, पॉलन ग्रेन के अंदर से क्या निकलते हैं, मेल जर्म सेल निकलते हैं। मेल जर्म सेल इस पॉलन ट्यूब के थ्रू अंदर आते हैं, किसके, ओव्यूल के, ठीक है। ये क्या है, पॉलन ट्यूब, क्या है ये, पॉलन ट्यूब है। जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ट्यूब को ग्रो करते हैं जब वो स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करते हैं। क्लियर, क्या ग्रो करते हैं, वो पॉलन ट्यूब ग्रो करते हैं। अब पॉलन ट्यूब क्यों ग्रो होती है यहाँ पर, इसलिए ग्रो होती है क्योंकि
इसके अंदर अंदर 2 मेल जर्म सेल प्रोड्यूस होंगे। अब वो 2 मेल जर्म सेल्स इसके थ्रू ओव्यूल के अंदर आएंगे, क्योंकि ओव्यूल के अंदर कौन है, यहाँ पर क्या है, फीमेल सेल्स हैं, फीमेल की गैमेट है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ पे जब मेल सेल्स आएंगी और यहाँ फीमेल सेल्स प्रेजेंट हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद एक न्यू प्लांट बन जाता है। दस द पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा, ठीक है। If this transfer of pollen occur in the same flower, it is referred to as self pollination. अगर ये सेल्फ प्लांट के अंदर हो जाता है, सेल्फ फ्लावर के अंदर हो जाता है, जैसे एक ही फ्लावर है, कैसा फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, इसके ही अंदर कौन है, फीमेल है, यहाँ पर कौन है, फीमेल है, ठीक है ना, यहाँ पर फीमेल है, ये फीमेल है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और यहाँ पर कौन है, मेल है, ये स्टेमन, ये एंथर, ठीक है ना। जब इसका पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के ऊपर जाकर, जो फीमेल है सेम फ्लावर की, उसके ऊपर जाकर पॉलिनेशन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसे पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर ये अलग अलग फ्लावर होते और दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे आके लैंड करता, तब हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सेल्फ पॉलिनेशन है। ऑन द अदर हैंड, इफ द पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हुई टर्म्स, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। आगे, दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। अब जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है, ये अलग अलग टाइप से हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये सब समझ आया हो। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा, इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी। फॉर दिस अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन एंड ट्रेवल्स द स्टाइल टू रीच। तो बताया मैंने अभी, जब पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है, तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलती है, उससे 2 मेल गैमेट निकलते हैं, मेल गैमेट ओव्यूल तक आते हैं, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट बैठा है, वहां जाके फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। इतना सिंपल है, ठीक है ना। आगे देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट दैट इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओव्यूल, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ओव्यूल के ऊपर एक क्या होता है, कवर होता है, जो कन्वर्ट हो जाता है सीड कोट में, और उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीग्यूमेंट्स किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड कोट में। ये कवर होता है ओव्यूल के ऊपर, टफ कोट, ठीक है ना। ये लिखा है एनसीईआरटी ने भी, टफ कोट क्या होता है, ये टफ कोट कवर है ये। ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। जो ओव्यूल है वो ग्रेजुअली सीड में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी रैपिडली राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट, मीनवाइल द पेटल सेपल स्टेमन स्टाइल ये सब क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है ना। Have you ever observed any flower part still persisting in the fruit? Try and work out the advantages. The seed contain the future plant or embryo which develop into a seedling under appropriate condition. This process is known as germination. इसका क्या मतलब है, जो सीड है अब वो आगे एक फ्यूचर प्लांट को ग्रो कर सकती है, उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलेंगे। क्लियर। चलिए, ये तो हुई प्लांट की बात। अब हम देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम क्या देखते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये क्या बना हुआ है साइड में, ये बना हुआ है जर्मिनेशन का प्रोसेस दिखाया, ये सीड है, ठीक है ना। क्या है ये, सीड है, जिसको जो रेडिकल है वो क्या ग्रो कराता है, रूट को ग्रो कराता है। ये क्या है, सीड है ये कॉटिलेडन्स है, सीड के अंदर कॉटिलेडन्स होते हैं। चना देखा है आप लोगों ने, ये चने की तरह दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको खोल देंगे चने को, जो उसके 2 पार्ट होंगे उनको हम कॉटिलेडन बोलते हैं। कॉटिलेडन का काम होता है फूड को स्टोर करना, ठीक है। ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। बाकी जो ऊपर जो प्ल्यूमल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है शूट में, और जो रेडिकल होता है वो बना देता है पूरी रूट्स, ठीक है। रेडिकल बनाते हैं रूट्स, आर से रेडिकल, आर से रूट्स, बाकी प्ल्यूमल से शूट बनता है। क्लियर हुआ सबको। चलिए रिप्रोडक्शन देखेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर।
ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैरायटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन. लेट अस नाउ लुक एट द स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन. ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ कोर्स, अपने बारे में तो हमें पढ़ना ही है ना. Humans use a sexual mode of reproduction, सबको पता है. Let us begin at an appropriate and related point. All of us know that our bodies change as we become older. जब हम बड़े होते हैं, ठीक है, बच्चे से बड़े होते हैं, 10 से 12 साल की एज आती है तो प्यूबर्टी आती है ना इंसानों के अंदर. वो चेंजेस आते हैं बॉडी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो गई है. ठीक है, क्लियर. तो जब प्यूबर्टी होती है बॉयज में और गर्ल्स में, तो वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं. दे कैन रिप्रोड्यूस नाउ. ठीक है, जब प्यूबर्टी आती है तो वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं. यू हैव लर्न चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन योर बॉडी अर्लियर इन क्लास 8 ऑल्सो. वी नोटिस दैट अवर हाइट हैज इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ. वी एक्वायर टीथ, लूज द ओल्ड सो कॉल्ड मिल्क टीथ एंड एक्वायर न्यू वंस. ये सब जानते हैं, ठीक है ना, बताने की कुछ जरूरत नहीं है मुझे. आगे देखते हैं, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है. ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन विच द बॉडी बिकम्स लार्जर. टीनेज ईयर्स ऑफ अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड सिंपली एज बॉडी एनलार्जमेंट. ठीक है ना. अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शन चेंज, न्यू फीचर्स अपीयर एंड सो ऑन. आप सब लोग उस चीज से गुजर चुके हैं तो मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, सब जानते हैं व्हाट इज प्यूबर्टी. ठीक है ना. इट इज क्लियर टू यू, वेरी क्लियर टू यू. सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बॉयज एंड गर्ल्स. सबको पता है, जैसे थिक हेयर का ग्रो होना इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट्स, जेनाइटल एरिया, थाइज विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर. थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स, है ना, एज वेल एज ऑन द फेस. द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली, माइट बिगिंस टू डेवलप पिंपल्स. ठीक है. वी बिगिन to be conscious and aware of both of our own bodies and those of others in new ways. Clear? चलिए, ये कोई इतनी नई बात नहीं है किसी के भी लिए. आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है. आगे लिखा है, ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. कुछ डिफरेंस होता है गर्ल्स और बॉयज के बीच में, है ना. जैसे गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ निपल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट. ऑल्सो गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम. मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है वोमेन्स के, गर्ल्स के अंदर. ठीक है. और बॉयज में क्या चेंजेस आते हैं, बॉयज बिगिन टू हैव थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड देयर वॉइस बिगिन टू क्रैक. Further, penis occasionally begins to become enlarged and erect, either in daydreams or at night. ठीक है, ये सबको पता है. चलिए कुछ नया पढ़ते हैं जो हम लोग पढ़ने आए हैं. All of these changes takes place slowly over a period of month. इसको हमने क्या कहा है, प्यूबर्टी. हम लोग सबको पता है, this is puberty. In some people they happen early and quickly, while in others they can happen slowly. Also, each change does not become complete quickly either. थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज appears as a few scattered hair first. तो किसी किसी में प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, जैसे कुछ लोगों में 8 या 9 साल में प्यूबर्टी हिट कर जाती है, बट कुछ को 12, 13, 14, ठीक है, 14 ईयर्स तक किसी किसी को प्यूबर्टी आती है. तो यह सबके लिए अलग अलग होता है. जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोजेज एंड फिंगर्स, वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ हेयर ग्रोथ साइज. ठीक है ना. ये आगे कुछ और देखते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं. व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज. ये है क्वेश्चन. ठीक है ना. ये हो तो रहा है, बट क्यों हो रहा है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्या जरूरी है, ये जरूरी क्यों है. वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज सेल टाइप इन मल्टीसेलर बॉडीज टू कैरी आउट स्पेशलाइज फंक्शन. अभी हम पीछे क्या देख कर आए थे, जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है उन्हें स्पेसिफिक टाइप की सेल्स की जरूरत है रिप्रोडक्शन करने के लिए, है ना. इसीलिए ये सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, जहां पर जर्म सेल का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज फंक्शन. We have seen begins also develop special tissues for this purpose. ठीक है. जैसे पेनिस का ग्रो करना, पेनिस, और फीमेल्स में वेजाइना का. तो ये जो फंक्शंस होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए. ये इसकी जरूरत है, इसीलिए ये चेंजेस आते हैं बॉडी में. ठीक है ना. आगे क्या लिखा हुआ है. However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature. This period during adolescence is called a
प्यूबर्टी, क्योंकि यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव चीज़ें हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, वो स्टार्ट हो जाती है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडोलसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ठीक है, सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। अब ये चेंजेस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं? वी मस्ट रिमेंबर दैट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स हैव टू जॉइन together. This can happen by the external release of germ cells from the bodies of individuals, as happens in flowering plants, or it can happen by two individuals joining their bodies together for internal transfer of germ cells for fusion, as happens in many animals. ठीक है ना? क्या क्या मतलब इसका ये है, जो जर्म सेल्स बनती हैं वो एक दूसरे की बॉडी में किसी ना किसी तरीके से ट्रांसफर होनी चाहिए। क्लियर? तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इन एनिमल्स रेफर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटिंग कहते हैं। ठीक है, किसको मेटिंग कहते हैं? जो जर्म सेल्स हैं वो एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर हो सकती हैं। अभी हम देखेंगे कौन क्या चीजें ट्रांसफर होती हैं, किसकी बॉडी में क्या ट्रांसफर होता है, बट इसी प्रोसेस को हम मेटिंग कहते हैं। देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइबल बाय अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है, मैनी चेंजेस during puberty, such as new hair growth patterns, are signals that sexual maturation is taking place. On the other hand, the actual transfer of germ cell between two people needs special organ for the sexual act, such as penis when it is capable of becoming erect. ठीक है, क्यों है इसकी ज़रूरत? इसकी ज़रूरत इसीलिए है बिकॉज जो germ cells हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, वो जो ऑर्गन्स जिसको वो ट्रांसफर कर सकते हैं उनका मैच्योर होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे पेनिस इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वही क्या है? प्यूबर्टी की निशानी है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आ चुकी है। इन mammals such as humans, the baby is carried in the mother's body for a long period and will the breastfeed later. The female reproductive organ breast will need to mature to accommodate these possibilities. ठीक है ना, जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलप होना, क्योंकि जब वो रिप्रोड्यूस करेगी जो बेबी होगा उसको ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत होगी, ये सब इसीलिए जरूरी है, इसीलिए प्यूबर्टी आती है। क्लियर हुआ? अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द मेल जर्म सेल। जहां पर मेल जर्म सेल होती हैं प्रोड्यूस, उसी को क्या कहते हैं? मेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वही होता है। जहां पर मेल जर्म सेल्स बनती हैं वहां पर ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, एंड द अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ट्रांसपोर्ट करके कहाँ जाएंगी? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पर जाएंगी। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल क्या है? जर्म सेल मेल का सबको पता है, स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टीज। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। टेस्टीज में बनते हैं स्पर्म, कहाँ पर बनते हैं? टेस्टीज के अंदर। ठीक है, स्पर्म बनते हैं टेस्टीज के अंदर। और जो मेल में जो टेस्टीज होती हैं वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती हैं एक स्क्रोटम नाम के पाउच के अंदर। किसके अंदर? स्क्रोटम नाम के पाउच के अंदर। क्वेश्चन ये है कि वो बॉडी से बाहर क्यों प्रेजेंट है? इसीलिए प्रेजेंट होती हैं जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर, तो स्पर्म को टेम्परेचर लो चाहिए जितना बॉडी का टेम्परेचर है उससे। ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर होती तो उनका टेम्परेचर भी उतना ही होता जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है, और स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो टेम्परेचर लोअर रखने के लिए नेचर ने टेस्टिस को बॉडी के बाहर रखा है। क्लियर? ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन ईजी हो सके। आगे क्या लिखा है? दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? पाउच है एक जिसके अंदर टेस्टीज रखी हुई हैं, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ टेस्टीज इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल हार्मोन कहते हैं जिसको, ये प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। और इसका काम क्या है? स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करना, प्लस मेल में जब प्यूबर्टी हिट होती है तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होती है। ठीक है, in addition to regulating the formation of sperm, testosterone brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. तो क्या काम है? समझ आ गया? स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करना प्लस प्यूबर्टी को लाने में हेल्प करना टेस्टोस्टेरोन का ही काम है। और टेस्टोस्टेरोन का नाम क्या है? मेल हार्मोन। बनता कहाँ पर है? टेस्टिस के अंदर। स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डेफरेंस व्हिच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। द यूरेथ्रा thus forms a common passage। अब देखिए
यहाँ पर वास्ट डिफरेंस दिया है। वास्ट डिफरेंस कहाँ पर जाके जुड़ जाता है? ये जुड़ जाता है यूरिनरी ब्लैडर से आती हुई कौन? ये सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड। ठीक है, ये कौन है? देखिए वास्ट डिफरेंस है ना, ये सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड है। ये दोनों एक कॉमन पाथवे बना रहे हैं, दिख रहा है आपको? वो कौन है? यूरेथ्रा है। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है? कॉमन पैसेज है। किस चीज का कॉमन पैसेज है? ये सेमेन का और यूरिन का, स्पर्म का और यूरिन का ये कॉमन पैसेज है। ठीक है, मैंने सेमेन क्यों बोला? क्योंकि जो सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनका सिक्रीशन स्पर्म के साथ जब मिलता है उसको हम सेमेन कहते हैं, और ये इसी यूरेथ्रा से पास होता है, और यूरिन भी इसी से पास होता है, इसको हम इसलिए कॉमन पैसेज कहते हैं। ऑल अलोंग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड वेसाइकल, seminal vesicle at secretions so that the sperms are now in fluid which makes their transport easier and this fluid also provide nutrition। वही fluid है जो सीमन बना रहा है। ठीक है ना, किस का है? वो सेमिनल वेसाइकल का है, प्रोस्टेट ग्लैंड का है। सेमिनल वेसाइकल का जो फ्लूइड होता है, जो सिक्रीशन होता है, वो फ्रक्टोज को सिक्रीट करता है। किसको सिक्रीट करता है? फ्रक्टोज को। देखिए एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, जो स्पर्म होता है प्लस सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड, कौन कौन सी ग्लैंड है? दो ग्लैंड के नाम यहाँ पर लिखे हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट। ये क्या बनाते हैं? सीमेन बनाते हैं। ठीक है, सेमिन और यूरिन का कॉमन पाथवे है यूरेथ्रा। ठीक है, आगे जो ये सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड है, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड सिक्रीट करती है फ्रक्टोज को, which provides nutrition to the sperm। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सब बोर्ड में पूछे जा चुके हैं पहले ही, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक है, along the path of the vas deferens glands like prostate and seminal vesicle add their secretion so that the sperms are now in fluid which makes their transport easier and fluid also provides nutrition। Sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps them to move forward। देखिए स्पर्म कैसा दिखता है, यहाँ ये हेड होता है स्पर्म का, पीछे टेल होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है जहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, और ये टेल इसको क्या करती है? मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। मोटिलिटी का क्या मतलब है? मोटिलिटी का मतलब है मूवमेंट। ठीक है, इसको मूवमेंट में ये हेल्प करती है। क्लियर? आगे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या लिखा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। ठीक है, ये ओवरीज हैं, यहाँ पर बनते हैं फीमेल जर्म सेल, जिनको हम एग कहते हैं या फिर ओवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग या फिर ओवा। इनको एग कहेंगे या फिर ओवा कहेंगे। ठीक है, ये बनते हैं ओवरीज के अंदर। दो ओवरीज होती हैं फीमेल के अंदर। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन। कौन से हार्मोन निकलते हैं ओवरीज से? हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे ये ओवरी है, ये ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब है ये। ठीक है, इसकी साइज कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर का इसका साइज होता है। ये पाथवे बनाती है, जब एग निकलेगा तो फैलोपियन ट्यूब से होकर जाएगा। यही क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीमेल में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है ना, जब स्पर्म आएगा यहीं पर एग प्रेजेंट रहता है, जब तक स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज कहाँ पे करता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये क्या है? फिर यूट्रस है। यूट्रस को हम क्या कहते हैं? वॉम्ब भी कहते हैं। ठीक है, यूट्रस ऑल्सो नोन एज वॉम्ब। फिर आता है सर्वाइक्स और फिर आती है विजाइना। चलिए नेक्स्ट पेज, आगे। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature egg। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब गर्ल बॉर्न होने वाली होती है, जब वो मदर की वॉर्म में होती है, तभी उसके अंदर क्या बनने शुरू हो जाते हैं? जो ओवरीज के अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होते हैं ऑन रीचिंग प्यूबर्टी। अब जब वो प्यूबर्टी को हिट करती है, वो मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं, बट वो हैं कब से?
जब वो मदर के वॉर्म में थी तब से ही वो बनने स्टार्ट हो चुके थे। वन ऑफ द एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ। अब जब वो मैच्योर हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, हर महीने एक एग क्या होता है, ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है ना। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉम्ब थ्रू अ थिन ओविडक्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और जब ओवरी से रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब के थ्रू वो यूट्रस में आता है। क्लियर। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। हम पीछे देख ही चुके हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है। देखिए इधर, यहाँ ओवरीज होती हैं, है ना, यहाँ पर क्या होता है, यूट्रस होता है, और यहाँ से क्या निकलती है, फेलोपियन ट्यूब निकलती है। ये फेलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पर, ये फेलोपियन ट्यूब निकलती हैं। यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फेलोपियन ट्यूब पे, जो जब भी एग निकलेगा इसको पकड़कर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, जो फिंगर्स होती हैं वो एग को पकड़ लेती हैं जैसे ही वो ओवरीज से निकलता है, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर खींच लेती हैं। क्लियर। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइना पासेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब भी इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, यहाँ से स्पर्म की एंट्री होगी। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट। ये देखिए ओविडक्ट में पहुंच जाता है। ओविडक्ट क्या है, फेलोपियन ट्यूब, वेयर दे मे एनकाउंटर द एग, वहीं पर उसको एग मिलेगा। ठीक है। The fertilized egg zygote starts dividing and form a ball of cells और embryo। यहीं पर क्या बनेगा, अब embryo बनेगा। ठीक है। आगे embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop। अब आगे आके वो यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट का क्या मतलब होता है, इम्प्लांट का मतलब होता है ये जो यूट्रस है एक ब्लड की वॉल लेयर बना लेता है अपने अंदर, और जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो होगा यहाँ पर आकर वो इम्प्लांट हो जाता है, उसके अंदर धस जाता है, ताकि वो क्या ना हो, मिसकरेज ना हो। ठीक है। आगे फीटस डेवलप होगा, जायगोट फीटस। ठीक है ना। वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शंस दैट द मदर बॉडी इज डिजाइंड टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। हेंस द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। चलिए ये चीज क्या लिखी है, एक स्टोरी से हम इसको समझ लेते हैं। क्या स्टोरी है, जैसे ये यूट्रस है पीछे, दोबारा से यूट्रस बनाते हैं, ये यूट्रस है, देखिए इधर ये यूट्रस है। ठीक है, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब निकल रही है, यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहाँ ओवरी है। सेम अगेन यहाँ पर यू फेलोपियन ट्यूब निकल रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहाँ ओवरी है। ठीक है, इट इज यूट्रस। यूट्रस में यहाँ सर्वाइक्स है और फिर वजाइना है। ठीक है, इट इज वजाइना और सर्वाइक्स। ये फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ठीक है ना, या फिर फेलोपियन ट्यूब, ये ओवरी। ये क्लियर हुआ सबको। अब देखिए जो यहाँ से क्या निकलेगा, एग निकलेगा। मान लीजिए यहाँ पे एग आ गया है। ठीक है, एग या तो फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा फर्टिलाइज, इसके दो तरीके हैं, या तो ये फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा। इसकी एक स्टोरी से याद रखिए, इसको जो एग है इसको शादी करनी है। ठीक है, जो यूट्रस है ये इसकी शादी करवाना चाहता है। ठीक है, एग की ये क्या चाहता है कि एग की शादी हो जाए, और ये क्या करता है, हर महीने अपने आप को रेडी कर लेता है कि इस मंथ एग की शादी हो जाएगी, और ये खुश होके अपने आप को क्या कर लेता है, सजा लेता है। ठीक है, अपने आप को अच्छे से सजा लेता है हर महीने, किस खुशी में कि इस महीने तो एग की शादी करवाई दूंगा मैं। ठीक है, तो ये कैसे सजाता है अपने आप को, ये सजाता है ब्लड की लेयर बनाकर अपने अंदर। यहाँ पर ब्लड की लाइनिंग्स बनती हैं, ठीक है ना, यूट्रस के अंदर। अब यहाँ ब्लड की लाइनिंग बन चुकी है, अब ये रेडी है। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसकी, या तो ये फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा। अगर वो बाय चांस सोचिए स्पर्म आता है और फर्टिलाइज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, मानिए ये स्पर्म आया और इसने इसको फर्टिलाइज कर दिया है, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसकी शादी हो चुकी है। ठीक है ना, मानिए इसकी शादी हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो इसके बाद क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से जाइगोट बनेगा। ठीक है, ऑफस्प्रिंग बनेगा। क्लियर। अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है, अब देखिए अब ये फर्टिलाइज हो गया है, तो जो एम्ब्रियो है यहाँ पे आके एम्बेडेड हो जाता है।
क्या हो जाता है, धस जाता है इस वॉल लेयर के अंदर, इसीलिए इसने इसको बनाया था, ठीक है ना। ये कहता है अब जब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम मेरे घर आकर रहो कुछ दिन, तो जो एम्ब्रियो है, सॉरी ये जो एग था और स्पर्म था, जो एम्ब्रियो बन चुका है वो रेडी हो गया है, ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर रहूंगा। अब वो इसके घर पे रहना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर, ठीक है। अब जब कोई इसके घर पे रहेगा तो उसको खाना वगैरह भी प्रोवाइड करेगा, तो खाना जो इसको प्रोवाइड करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, किस चीज के थ्रू इसको खाना प्रोवाइड करता है, प्लेसेंटा के थ्रू। यहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ फॉर्मेशन होगा प्लेसेंटा का, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का क्या काम है, प्लेसेंटा का काम है खाना देना इसको, है ना। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, क्या क्या प्रोवाइड करता है प्लेसेंटा, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, और हेल्प का, किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। समझ आया, इतना समझ आया। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है जब भी एग की और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, यहाँ पर एम्ब्रियो होता है, यहाँ के एम्बेडेड, जो एम्बेडेड होता है उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जायगोट का यहाँ पर एम्बेड हो जाना, यहाँ पर धस जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद अब यहाँ पर फॉर्मेशन होगा प्लेसेंटा का, जो प्लेसेंटा है इसको प्रोवाइड करेगा फूड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, और जो उसका वेस्ट होगा उसको बाहर निकालेगा। अब जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है उसका भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है, जैसे जो एम्ब्रियो होता है उसकी साइड पर कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जो प्लेसेंटा बनता है एम्ब्रियो की साइड पर वो बनाता है विलाय, क्रॉनिक विलाय बनाता है, ठीक है। विलाय क्या होती है, फिंगर जैसा होता है प्रोडक्शन। यहाँ पर जो ये प्लेसेंटा बना है, ठीक है, यहाँ पर जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ है, बेबी की साइड, जो फीटस है उसकी साइड पर क्या बनाता है, फीटस की साइड पर ये बनाता है क्रॉनिक विलाय। क्या बनाता है, क्रॉनिक विलाय ये बनाता है। और जो प्लेसेंटा होता है इसको डिस्क शेप का बोलते हैं। कैसी शेप का ये होता है, डिस्क शेप का ये होता है। सब इंपॉर्टेंट है, सब बोर्ड के क्वेश्चन है, सब चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। जो फीटस होता है उसकी साइड पर प्लेसेंटा में क्या बनता है, क्रॉनिक विलाय। क्यों बनती है क्रॉनिक विलाय, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। क्या करता है ये करता है सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है। क्यों बढ़ाता है सरफेस एरिया, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है। देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, पहले एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और है यहाँ पर ये फीटस की साइड पर क्या बना है, क्रॉनिक विलाय। जो मदर का वॉर्म है, ठीक है, मदर का जो यूट्रस है, मदर वॉर्म की साइड पर क्या बनते हैं, मदर वॉर्म की साइड पर बनते हैं ब्लड स्पेसिस। सब चीजें इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ब्लड स्पेसिस कहाँ बनते हैं, मदर वॉर्म की साइड पर, फीटस की साइड पर क्रॉनिक विलाय। क्रॉनिक विलाय प्रोवाइड करती है एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया, और जो प्लेसेंटा है ये क्या होता है, ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, बाकी रिमूवल ऑफ वेस्ट में। अच्छा ये एक प्रोसेस हुआ जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दूसरी कहानी एक और है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा। ये तो एक स्टोरी ये हो गई जब इसकी फर्टिलाइजेशन, मतलब इसकी जो स्पर्म था वो एग को फर्टिलाइज कर देगा। अगर ये फर्टिलाइज ना करे तो क्या होगा, आगे देखते हैं दूसरी स्टोरी भी हम। क्या स्टोरी है दूसरी, इफ एग डू नॉट फर्टिलाइज्ड, इफ एग डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, ठीक है। अभी क्या था, यूट्रस क्या चाहता था, यूट्रस चाहता था कि जो एग है उसकी शादी हो जाए। यहाँ शादी हो गई तो वो बहुत खुश है, उसने घर वर उसको जगह रहने के लिए जगह प्रोवाइड करी, खाना प्रोवाइड करा, प्लेसेंटा बना के दिया खाने के लिए, सब कुछ करके दिया, क्योंकि उसकी मर्जी से उसकी शादी हो गई है, ठीक है ना। अब आगे दूसरा क्या है, दूसरी स्टोरी ये है, अगर यूट्रस की मर्जी से जो एग था उसकी शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, हर महीने अपने आप को रेडी करता है कि यार इस मंथ तो शादी हो ही जाएगी, है ना। हर महीने वो खुश होके अपने आप को रेडी कर लेता है, इस मंथ तो मैं एग की शादी करा ही दूंगा। बट बाई चांस किसी रीजन से एग की शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये है फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये सब पता ही चल गया, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस ने अपने आप को रेडी कर लिया है किस चीज के लिए, कि यार इस मंथ तो मैं शादी करा ही दूंगा एग की, ठीक है ना।
अब जो एग है वो आ तो गया है, रिलीज हो गया है ओवरी से और यहाँ के बैठ गया है, ठीक है, यहाँ पे आके बैठ गया है, बट सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो स्पर्म नहीं आया है, नो स्पर्म एंटर, नो स्पर्म एंटर। जब स्पर्म ही नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, तो नो फर्टिलाइजेशन मतलब उसकी शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है, शादी नहीं हुई है। फर्टिलाइजेशन ही क्या थी, शादी थी। देखिए इधर यहाँ जब फर्टिलाइज हुआ था उसकी शादी हो गई थी, बट यहाँ पर क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अब जो यूट्रस है उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना, हर साल मैं रेडी होता हूँ, सॉरी हर महीने में रेडी करता हूँ खुद को, बट ये क्या होता है, इसकी शादी नहीं होती है, फर्टिलाइज ही नहीं होता है। अब जब उसको गुस्सा आता है हर महीने, अपने आप वो बहुत क्या करता है, गुस्से में सब तोड़ फोड़ देता है, जो उसने ब्लड की लाइनिंग्स बनाई थी ये टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है ना। और ये जो ब्रेक होती हैं ये वेजाइना के थ्रू ब्लड की फॉर्म में बाहर आ जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो हर महीने क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉर्म में जो ब्लड लाइनिंग्स अंदर बनती है यूट्रस के वो बाहर आ जाती हैं, ये एग भी डिजेनरेट होके वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। क्लियर, ये स्टोरी क्लियर हुई, आई होप आप सबको समझ आया होगा। दो प्रोसेस, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है। चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी ने क्या कहा है। पहले इसको इरेज कर दूं एक बार। ठीक है चलिए देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पासेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। स्पर्म आता है, ट्रेवल अपवर्ड, रीच द ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब में जाता है और क्या करता है, एग के पास जाके उसको फर्टिलाइज करता है। जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म द बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है ना। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेशन इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। अब जो एम्ब्रियो है ये क्या करेगा, इम्प्लांटेशन करेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन समझ आ गया सबको। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जो implanted in the lining of uterus have seen in the earlier sections that the mother body is designed, जो मदर की बॉडी डिजाइन हुई थी वहां पर इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है ना। आगे क्या होगा, द लाइनिंग thickens and is richly supplied with the blood to nourish the growing embryo, ठीक है, ये सबको पता है। the embryo gets nourished, embryo nourish होगा from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta। nourishment कहाँ से provide होता है, placenta के थ्रू provide होता है। this is a disc, क्या है, प्लेसेंटा एक डिस्क है ना, इट इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द uterine wall. It contains villi on the embryo side of the tissue. On the mother's side are blood spaces which surrounds the villi. This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. The developing embryo will also generate waste substance which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. The development of the child inside the mother body takes approximately 9 months. The child is born as a result of the rhythmic contraction of the muscles in the uterus, ठीक है, क्लियर। चलिए, और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कौन से हार्मोन की वजह से होते हैं, ये होते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से लेबर पेन होता है। अगर व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अब क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज ना हो, ठीक है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, इट लाइज फॉर अबाउट 1 day सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg every month. The uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg. Thus its lining become thick and spongy. It would be required for nourishing the embryo if fertilization had not taken place. Now however this lining is not needed any longer, so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus cycle called, what it is called, it is known as menstruation. Usually lasts for about 2 to 8 days. Clear? चलिए आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या लिखा है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन के लिए, जब रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए जो चीज़ें हैं वो हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है ना। वही रिप्रोडक्शन हेल्थ में हम लोग पढ़ेंगे, जो रिप्रोडक्शन है उसमें हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाए, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन।
As we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual act or for having and bringing up children. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बॉडी रेडी हो गई है तो आप सेक्सुअल मैच्योर हो चुके हैं तो इस चीज के लिए भी रेडी हैं कि अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं. नहीं, जरूरी नहीं है. अगर बॉडी रेडी हो गई है तो आप रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो चुके हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता. उस चीज़ के लिए आपको बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है. जैसे रिप्रोडक्शन के लिए हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक पढ़ाया जाता है. ठीक है, आगे देखते हैं. हाउ डू वी डिसाइड इफ द बॉडी और माइंड इज रेडी फॉर दिस मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी. कैसे हमें पता चलेगा? ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर. जैसे कि डिफरेंट अलग अलग कोई प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़. सबको अलग अलग चीज़ें सब जानते हैं वाली. ठीक है ना. चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं क्या लिखी हुई है. यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, देखिए. सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज अ very intimate connection of body, it is not surprising that many disease can be sexually transmitted. क्योंकि ये क्या है, एक इंटीमेट प्रोसेस है, तो बहुत सारे डिसीज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती हैं. जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये क्या है, एसटीडी है. एसटीडी क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कब ट्रांसफर होती हैं? जब बॉडी की इंटीमेसी होती है. ठीक है, ये ट्रांसफर हो सकती हैं जब बॉडी इंटीमेट होती हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकती हैं, जैसे गोनोरिया और सिफिलिस. वायरल इन्फेक्शंस में कौन कौन आता है? वॉट्स आते हैं, एड्स आता है. एड्स कैसे डिसीज है? एड्स एक ऐसे डिसीज है जो क्योरेबल नहीं है, कभी क्योर नहीं की जा सकती. इसीलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कैसी होती हैं? बहुत हार्मफुल होती हैं बॉडी के लिए. तो केयरफुली चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है ना. इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिसीजेज ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड अ कॉन्डम. मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कॉन्डम्स का यूज करना फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शन ड्यूरिंग एक्सटेंट. ठीक है, चलिए. द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड अ प्रेगनेंसी. तो क्या है, जो सेक्सुअल एक्ट है उसका पोटेंशियल होता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है. प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वोमन. इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड. अगर वो रेडी नहीं है तो उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, उसकी लाइफ खराब हो सकती है. देयरफॉर मैनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी. तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे अवॉइड की जा सकती है प्रेगनेंसी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. क्या है वो चीजें? उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं. ठीक है. फॉलोइंग नंबर ऑफ कैटेगरीज. 1 कैटेगरी इज क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर. पहला क्या है? बैरियर्स है. ठीक है, बैरियर्स क्या होते हैं? जो स्पर्म को फीमेल की बॉडी में जाने से रोकता है. स्पर्म डज नॉट रीच द एग. Condoms on the penis or similar covering worn in the vagina can serve this purpose. तो बैरियर्स मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए आते हैं. और इसमें एग्जाम्पल क्या है? बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कॉन्डम्स. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस. दूसरा क्या होता है? हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स को चेंज करके भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है ऑफ द बॉडी सो दैट द एग आर नॉट रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर. दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ऑरली और पिल्स. ये क्या है? पिल्स के थ्रू ली जाती हैं, इंजेक्शंस के थ्रू लिए जाते हैं. और ये मेनली किसके लिए बना गया है? हॉर्मोन्स वाला मेजरली ये वोमेन्स, फीमेल्स के लिए बनाया गया है. ठीक है, किसके लिए बनाया गया है? फीमेल्स के लिए ये बनाया गया है मेजरली. स्पेशली किसके लिए है? ये फीमेल्स के लिए है. ठीक है, आगे देखिए. हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंस दे कैन कॉज साइड इफेक्ट टू. हॉर्मोन्स वाले के साइड इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं इनके? साइड इफेक्ट्स होते हैं. बट जो बैरियर्स हैं इनके लेस साइड इफेक्ट होते हैं. हॉर्मोन्स वालों के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं. तो देयर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप, कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. ये क्या होते हैं? ये होते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस. क्या होते हैं ये? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस. ठीक है, ये क्या है? लूप्स है. लूप्स, कॉपर टी, ये क्या होते हैं? फीमेल की बॉडी में इनको इंजेक्ट कर दिया जाता है. इनसे भी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उसको ओव्यूलेशन में
और फर्टिलाइजेशन में रोकने में हेल्प करते हैं। या तो ओव्यूलेट नहीं हो पाता है या फर्टिलाइजेशन किसी भी रीजन से, अलग अलग रीजन्स होते हैं सबके, ठीक है। अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट, क्योंकि ये हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, ये भी साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस इफ द वास डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड। चौथा क्या होता है, एक और प्रोसेस होता है यहाँ पर, स्टेरिलाइजेशन। क्या होता है स्टेरिलाइजेशन? स्टेरिलाइजेशन में दो चीजें आती हैं, पहला आता है वैसेक्टोमी, एक आता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। जो वैसेक्टोमी है ये मेल्स में होती है। यहाँ पे क्या होता है, मेल का जो वास डिफरेंस होता है, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, मेल की बॉडी में वास डिफरेंस है, उसको कट कर दिया जाता है और टाइड कर दिया जाता है ताकि जो स्पर्म है वो उसको पास ना कर सके और मेल की बॉडी में ही रह जाए। ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल्स में, फीमेल्स की फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है और टाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। यहाँ था फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल इज ब्लॉक्ड, the egg will not be able to reach the uterus. In both cases, fertilization will not take place. Surgical methods can be used to create such blocks. बट ये क्या होते हैं, इनको हम वापस से सही नहीं करा सकते, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन से, सर्जिकल। स्टेरिलाइजेशन वाले जो हैं ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। वाइल सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन लॉन्ग रन, सर्जरी itself can cause infection and other problems if not performed properly. Surgery can also be used for removal of unwanted pregnancies. These may be misused by people who do not want a particular child, as happens in illegal selective abortion of female fetuses, ठीक है। और क्या हो सकता है, सर्जरी के थ्रू अबॉर्शंस भी कराए जा सकते हैं, बट इसका मिसयूज किया जाता है, फीमेल फिटिसाइड किया जाता है ना। अगर पता चल जाता है कि एक फीमेल, एक गर्ल होने वाली है, तो उसको मार दिया जाता है पैदा होने से पहले, इसको ही फीमेल फिटिसाइड कहा जाता है। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फिटिसाइड. Child sex ratio is declining at an alarming rate in some sections of our society, although parental sex determination has been prohibited by law. क्योंकि लड़कियों को मार दिया जाता था, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो क्या हो रहा था, खराब होता जा रहा था। लड़के मेल्स ज्यादा हो रहे थे, लड़कियां कम हो रही थी, मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होता था, डिस्टर्ब हो रहा था, जिसकी वजह से बैन कर दिया गया है सेक्स को पहले ही क्या करना, कि पता करना है कि पहले ही कि वो मेल है या फीमेल चाइल्ड है. Clear? We have noticed earlier that reproduction is a process by which organism increases their population. The rates of birth and death in a given population will determine its size. The size of human population is a cause of concern for many people. This is because an expanding population make it harder to improve body's standard of living. However, inequality of society. चलिए क्या लिखा है इसमें, ह्यूमन पॉपुलेशन का ये लिखा है कि अनकंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन से क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो ठीक से नहीं पहुंच पाते। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है किसी कंट्री की, तो इसीलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है. ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. आई होप आप सबके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और अच्छे से आपने पढ़ा हो, और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और फॉलो करिए स्कॉलर्स स्टडी अड्डा को. थैंक यू.